नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया को कौन चलाता है तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ईश्वर चलाता है। जो लोग नास्तिक हैं वो कहेंगे कि प्रकृति चलाती है। लेकिन उसके बाद कौन चलाता है, उसके नीचे कौन है? उसके नीचे दुनिया को चलाने की बात तो नहीं कहना चाहिए, वैश्विक व्यवस्था को, जो दुनिया की व्यवस्था है उसको कौन चलाता है? तो वो है डीप स्टेट। अब ये डीप स्टेट की इतनी चर्चा हो चुकी है पिछले कुछ सालों में कि अब आम लोगों को भी पता हो गया है कि डीप स्टेट क्या है। फिर भी एक बार आपको याद दिला देता हूँ, आपकी याददाश्त को जो है रिफ्रेश करने के लिए, कि डीप स्टेट वो ताकत है जो तय करती है कि दुनिया में किस देश में किस पार्टी का शासन रहेगा, किस नेता का शासन रहेगा। जो सरकार है वो चलती रहेगी या हटा दी जाएगी। वो जब चाहता है सरकारें बदल देता है, तख्ता पलट देता है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इससे डेमोक्रेसी का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। डेमोक्रेसी उसकी प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक सरकारों को भी गिराने में कोई हिचक नहीं दिखाता। और ये डीप स्टेट में हैं कौन? इसमें ज़्यादातर जो है पूर्व राष्ट्रपति बड़े देशों के, जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश हैं, या उनके प्रधानमंत्री, या फिर उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके पूर्व अध्यक्ष, और कुछ मामलों में तो वर्तमान अध्यक्ष की भी भूमिका होती है। लेकिन सवाल यह है कि इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत एक त्रिभुज है, एक ट्राइडेंट है। इनकी ताकत की जो 3 भुजाएं हैं उसमें से एक है ड्रग्स लॉबी। दुनिया में मादक पदार्थों का, मादक द्रव्यों का धंधा कहाँ चलेगा, किसकी पकड़ में रहेगा, कौन चलाएगा, कहाँ तेज किया जाएगा, कहाँ कमज़ोर किया जाएगा, ये सब ये लॉबी तय करती है। इस लॉबी के पास अकूत पैसा होता है, इसलिए इसको जो है हथियार बेचने में, हथियार खरीदने में, या फिर जो है सत्ता परिवर्तन कराने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरी लॉबी है फार्मा लॉबी। फार्मा लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो तय करती है कि दुनिया की सरकारें किस कंपनी की दवाइयाँ खरीदेंगी और किसकी नहीं। सरकारों का बस नहीं है इसमें। अगर रजिस्ट करने की कोशिश की किसी सरकार ने तो वो सरकार पलट जाएगी, या सरकार में कोई व्यक्ति यानी मंत्री या कोई इस तरह के पद पर बैठा व्यक्ति है तो वो हटा दिया जाएगा। इसका उदाहरण आपको भारत में भी मिल जाएगा, दुनिया भर में मिलेगा। और तीसरी लॉबी, मेरा मानना है कि इस त्रिभुज का जो आधार भुजा है इसकी, वो है आर्म्स लॉबी। हथियारों का धंधा, इससे बड़ा कोई धंधा है नहीं। और चूंकि ये लीगल है इसलिए इसका प्रभाव भी ज़्यादा है। ये आर्म्स लॉबी जो है या आर्म्स ट्रेड जो है वो इलीगल नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो है हथियारों का निर्माण करते हैं, उनको बेचते हैं, सौदे होते हैं। चूंकि ये हथियार हैं इसलिए इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। ये इससे तय होता है किस देश के पास कौन सा हथियार है कि उसकी सेना कितनी ताकतवर है या वो देश कितना ताकतवर है। तो ये जो पूरा डीप स्टेट का भौकाल है ये ज़्यादातर चलता है आर्म्स लॉबी के आधार पर। तो इसलिए आप देखेंगे कि डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो बड़े देशों के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस बात को नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही समझ लिया। मुझे लगता है कि उससे पहले समझ लिया होगा, उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर डीप स्टेट से लड़ना है, और उनको मालूम है कि डीप स्टेट ने उनको हटाने के लिए सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि भारत ही एकमात्र देश है और नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जिनको डीप स्टेट अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हटा नहीं पाया सत्ता से। हर तरह की कोशिश हुई, बाहर से, अंदर से, अपनों से, बेगानों से, हर जगह से कोशिश हुई। नरेंद्र मोदी अभी तक बने हुए हैं। ये डीप स्टेट के लिए एक चुनौती की तरह है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक नई चुनौती पेश कर दी है जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि डीप स्टेट तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर। वैसे तो देखने में लगता है कि एक मामूली सा जो है वो
मिलिट्री ऑपरेशन था। हमने जो है 9 जो मरकज़ थे आतंकवादियों के, जो ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको तबाह कर दिया। वहाँ 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, वो बड़े आतंकवादी थे। और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर हमला करने की कोशिश की, 26 शहरों पर, और जब दिल्ली पर मिसाइल दागने की कोशिश की, तब हमने पलटकर पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान जो है न तो अपने को डिफेंड करने की हालत में है, न अटैक करने की हालत में। और याद रखिए कि हमारा एक भी टैंक पाकिस्तान की धरती पर नहीं गया, हमारा एक भी फाइटर जेट जो है पाकिस्तान की एयर सीमा के अंदर नहीं गया। ये सब कुछ जो है हमारी सीमा के अंदर ही और देश के अंदर से ही ये सारे जो भी रक्षात्मक उपाय किए गए और जो भी आक्रमण किया गया, सब यहीं से हुआ। तो दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत के पास एक आकाश तीर नाम की चीज़ है, एक आकाश है, S-400 है, ये तो दुनिया को पहले से पता था। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, ये तो पता था, लेकिन उसकी मारक क्षमता क्या है ये पता नहीं था, केवल टेस्ट रेंज में देखा था। और टेस्ट रेंज की बात जो है उस पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि जो भी देश इस तरह का टेस्ट करता है वो अपना जो दावा करता है वो बढ़ा चढ़ा करके करता है। तो ये जो 3 भुजाएं मैंने बताई, ये त्रिभुज बताया, इनमें ड्रग्स लॉबी को एक धक्का लग चुका है। ड्रग्स, हेरोइन और मॉर्फिन जो है उसकी सबसे ज़्यादा सप्लाई अफगानिस्तान से होती थी। ये माना जाता है कि दुनिया में 340 टन की खपत होती है हेरोइन और मॉर्फिन की। उसमें से ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आता था। अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती होती थी, पड़ोसी देशों के जरिए ये दुनिया भर में बेचा जाता था, फैलाया जाता था। इनमें से 50 टन जो है वो म्यांमार से आता था और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होता था मणिपुर का। मणिपुर का जो पहाड़ी इलाके हैं, जो कुकी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में हैं, वहाँ बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती होती थी। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस खेती को तबाह कर दिया। उनका सबसे बड़ा अपराध यही था। ये जो आपने हिंसा देखी मणिपुर में, ये 2 समुदायों के बीच, कुकी और मैतेई के बीच का झगड़ा नहीं था। वो झगड़ा बहुत समय से है, वो उनके अंतर्विरोध बहुत समय से है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस पैमाने पर हिंसा हुई, जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया, वो सब बताते हैं कि ये बौखलाए हुए लोग थे। ये जो मणिपुर से मिज़ोरम के रास्ते जो है अफ़ीम जाती थी, ड्रग्स जाती थी, वो धंधा बंद हो गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद तालिबान ने अपने यहाँ अफ़ीम की खेती बंद करा दी। तो इस त्रिभुज की एक भुजा को पहले ही चोट लग चुकी है, वो एक तरह से घायल हो चुका है। लेकिन किसी भी हालत में डीप स्टेट हो, चाहे बड़े देश हो, जो दुनिया के महाशक्तियां जो अपने को कहते हैं, वो आर्म्स लॉबी जो है या फिर डिफेंस प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं चाहते थे, न चाहते हैं, न चाहते थे और न कभी चाहेंगे। लेकिन उनके चाहने से सब हो जाए ऐसा होता नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा मुखिया एक समय जो है सोवियत संघ भी था और अमेरिका भी था, 2 महाशक्तियाँ थी। अब 3 हैं, रूस है, सोवियत संघ रहा नहीं तो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। रूस सोवियत संघ के बराबर नहीं रखा जा सकता रूस को, लेकिन अब भी वो महाशक्ति से कुछ कम नहीं है। तो रूस, अमेरिका और चीन आ गया है। इन तीनों का भौकाल पूरी दुनिया में बना हुआ है। मैं जब भौकाल का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में इनकी जो धौंस बनी हुई है वो इसकी वजह से। तो रूस एकमात्र इन 3 देशों में से ऐसा देश है जिसके डिफेंस प्रोडक्शन का, जिसके हथियारों का, जिसके रक्षा उपकरणों का टेस्ट एक बार नहीं बार-बार हुआ है। चीन के रक्षा उपकरणों का कभी टेस्ट हुआ नहीं था और अमेरिका के रक्षा उपकरणों का हाल इससे समझिए कि वो वियतनाम जैसे छोटे से देश को बरसों बरस लड़ते रहे, हरा नहीं पाए, अफगानिस्तान से भाग कर जाना पड़ा। तो अमेरिका जो है
अपने हथियारों के बल पर कोई लड़ाई जीत सकता है, यह दिखाई नहीं दिया। चीन लड़ने गया ही नहीं। 1962 की भारत चीन लड़ाई को छोड़ दे तो चीन कभी सीधे युद्ध में उतरा ही नहीं। वो गीदड़ भभकी से ही काम चलाता है। जैसे ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन करके अपने फाइटर जेट लेकर जाता है, J-17, J-10 उड़ाता रहता है और डराता है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं। हमला करता नहीं है, लेकिन डराता रहता है समय समय पर। और वो दावा भी करता है कि ताइवान जो है चीन का ही हिस्सा है। दुनिया इस बात को मान ले। तो ऑपरेशन सिंदूर ने इस पूरे समीकरण को बदल दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर को आप भारत पाकिस्तान तक सीमित मत रखिए। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत के पास एक आकाश तीर नाम का और आकाश नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत दावा ही नहीं कर रहा था। यह दुश्मन को पता ही नहीं लगता कब मार के चली गई और ये कितनी बड़ी तबाही कर सकती है, ये पाकिस्तान से पूछिए। और दुनिया ने देखा कि ये हमारा आकाश तीर, आकाश और रूस से जो हमने लिया है S-400, इन सब को मिलाकर एक एक जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, जिसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया है भारत ने, वो कितना इफेक्टिव है। अब समस्या क्या हुई है ऑपरेशन सिंदूर से कि भारत के जितने रक्षा उपकरण हैं, वो चाहे मिसाइल हो, चाहे फाइटर जेट हो, जो भी उसके पास है, और उसके अलावा याद रखिए 2019 में हमने MiG-21, जो एक तरह से जिसका इस्तेमाल ही अब नहीं होना चाहिए, इतना पुराना फाइटर जेट है, उससे F-16 को मार गिराया था। अभिनंदन ने यही किया था, जिसकी वजह से अमेरिका को भी परेशानी हुई थी और पाकिस्तान को तो हुई ही। और उसी डर के कारण पाकिस्तान को अमेरिकी दबाव में अभिनंदन को लौटाना पड़ा। तो उनके उस समय के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, तो ऐसे ही नहीं कांप रहे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर ने ये जो आर्म्स इंडस्ट्री है बड़े देशों की, जिसका भौकाल बना हुआ था, उस भौकाल को तोड़ दिया कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम तो जो है वो ऐसा है, अभेद्य है, उसको कोई भेद ही नहीं सकता। पाकिस्तान इसी को लेकर इतराता था कि जो है पाकिस्तान एयरफोर्स रूल करती है आसमान को। उनको गलतफहमी थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से ज़्यादा ताकतवर दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं है, और उसकी एयरफोर्स को पता नहीं। उनकी एयरफोर्स जो है वो एक्शन में आती, तो आप कह सकते हैं कि पैंट पहन पाते, उससे पहले सब कुछ हो गया। तो जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के ख़त्म किया, तो ये पाकिस्तान की बात नहीं है, फिर कह रहा हूँ, चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था, जो इक्विपमेंट थे वो चीन के थे, और वहाँ जो F-16 थे वो अमेरिका के थे। तो इससे आप समझिए दुनिया भर में संदेश क्या गया कि भारत जो रक्षा उत्पादन करता है उसकी गुणवत्ता जो है उस पर कोई संदेह नहीं है। बाकी देशों के रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता संदेहजनक है। इसमें शामिल कर लीजिए तुर्की को भी। उनके ड्रोन को जो है जैसे हवा में गुब्बारे को जो है फोड़ते हैं, उस तरह से हमने फोड़ कर दिखाया। 400, 800, 1000 तक एक साथ भेजे ड्रोन, एक भी निशाना नहीं लगा पाया। तो इससे आप समझिए कि तुर्की के ड्रोन, जिसका पूरी दुनिया में ऐसा जलवा था, दबदबा था, डंका था, उसकी क्या हालत की हमने सिर्फ 3 दिन में। ज़्यादा समय नहीं। आप देख रहे हैं लड़ाइयाँ चल रही हैं दुनिया में, 2 तो बड़ी लड़ाइयाँ चल ही रही हैं, रूस और यूक्रेन की, और इजराइल और हमास की। एक 1.5 साल से चल रही है, एक 3 साल से ज़्यादा से चल रही है। भारत ने क्या किया? 3 दिन में बताया कि ये जो चीनी और अमेरिकी रक्षा उपकरण हैं, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो वैश्विक व्यवस्था को चलाने वाले डीप स्टेट के जो 3 हथियार थे, एक मैंने पहले बताया आपको, ड्रग्स लॉबी कमज़ोर हो चुकी है। दूसरा, आर्म्स लॉबी पर ये जो हमला है, ये किसी तरह से बर्दाश्त नहीं है दुनिया के डीप स्टेट को, दुनिया के बड़े देशों को।
तो आपने आज के अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि अमेरिका ने घोषणा की है कि वो गोल्डन डोम बनाएगा। डोम समझिए, मतलब एक तरह से रक्षा छतरी की तरह है। जैसे इजराइल के पास आयरन डोम है, हमारे पास सुदर्शन चक्र है। तो अमेरिका ने कहा कि ये ऐसा होगा जिसको कोई भेद नहीं पाएगा। वो एक तरह से अंतरिक्ष युद्ध की बात कर रहे हैं कि 1000 जो है सैटेलाइट छोड़े जाएंगे और उसमें से जो है 800 सैटेलाइट जासूसी निगरानी के लिए और टारगेट को जो है पहचानने के लिए होंगे, 200 उस आक्रमण करने के लिए होंगे। तो क्या होगा तो क्या होगा बाद की बात है। क्या है और क्या करके दिखाया, ये भारत ने करके दिखा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को ये घोषणा अभी क्यों करनी पड़ी। गोल्डन डोम पर अगर वो काम कर रहे हैं तो काफ़ी पहले से कर रहे होंगे, और अभी अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसकी घोषणा करने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका की क्षमता में, उनके पास जो संसाधन है उस पर कोई शक नहीं हो सकता है, लेकिन केवल पैसे से आप अच्छा सामान बना लें ऐसा नहीं होता है। ये भारत ने करके दिखाया है। तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर की गर्मी केवल चीन और तुर्की पाकिस्तान तक नहीं, अमेरिका तक पहुंची है। अमेरिका इस गोल्डन डोम की घोषणा करके दुनिया को यह बताना चाहता है कि आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा अब भी कोई सानी नहीं है। रक्षा उपकरण और रक्षा के उपाय करने में, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, चाहे ज़मीन पर हो, चाहे हवा में हो, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। यानी हमारे माल पर भरोसा कीजिए। तो सवाल यह कि किसने कहा कि हम भरोसा नहीं कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर ने कहा नहीं, घोषणा नहीं की। हमने कोई दावा नहीं किया कि हमने अमेरिका को कमज़ोर करके दिखा दिया, हमने चीन को। हमने सिर्फ एक चीन की मिसाइल दिखाई, जिस मिसाइल पर चीन को इतना गुरूर था और पाकिस्तान जिसके बल पर इतना कूद रहा था, वो खेत में साबुत गिरी है, फट भी नहीं पाई। ऐसा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। और चीन के लिए तो पूरी दुनिया में ये एक तरह से मुंह दिखाना मुश्किल होने जैसा दृश्य था। और तुर्की को हमने बता दिया कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, ये तुम्हारा जो ड्रोन है इसको हम खिलौने से ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं मानते। तो अमेरिका का ये घोषणा करना कि हम गोल्डन डोम बना रहे हैं, इसको आप ऑपरेशन सिंदूर से अलग करके नहीं देख सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका इसके जवाब में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका के सामने समस्या है अपने रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता पर उठ रहे संदेह को दूर करने की। ये चुनौती है उसके सामने। ये चुनौती पेश की है ऑपरेशन सिंदूर ने। हमारे 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, बार बार कह रहा हूं, हमेशा याद रखिए, आपको भी कहना चाहिए बातचीत में, 3 दिन, और उससे भी नीचे आएंगे तो कुछ मिनट। जो 7 तारीख को 6 और 7 की रात हमने एक्शन लिया, वो तो सिर्फ 25 मिनट में। पाकिस्तान का एयर डिफेंस जो नष्ट किया हमने, वो लगभग 90 मिनट में। तो इससे आप समझ जाइए कि भारत की ताकत क्या है। भारत ने अपनी ताकत को साबित करके दिखाया है। कोई बड़बोलापन नहीं दिखाया कि हमारे रक्षा उपकरणों का कोई जवाब नहीं है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरा, अमेरिका ने ये क्यों घोषणा की है कि अमेरिका ने देखा कि ये जो रक्षा उपकरण भारत की सुरक्षा और उसके आक्रमण दोनों में प्रभावी सिद्ध हुए, वो भारत और रूस के सहयोग से उसमें बना हुआ बहुत कुछ है। S-400 तो भारत और रूस का ही है। ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत और रूस के सहयोग से बनी है, उसका नाम ही है, इसी आधार पर पड़ा है। ब्रह्मोस मतलब पहला जो उसका नाम का हिस्सा है वो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और रूस में जो मस्वा नदी है उसका आधा नाम लेकर हमने ब्रह्मोस नाम दिया इसको। और अब लखनऊ में आपने देखा वो उद्घाटन हुआ है ब्रह्मोस का, जो है इम्प्रूव्ड वर्जन बनाने जा रहा है भारत। S-400 का अगला वर्जन S-500 भारत और रूस मिलकर भारत में बनाएंगे।
यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रहा है। तो दुनिया ने ये देखा कि रूस और भारत के जो रक्षा उपकरण हैं, दोनों मिलकर जो बना रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, टाइम टेस्टेड है, वॉर टेस्टेड है। युद्ध भूमि में जिस हथियार का परीक्षण हो जाए और उस परीक्षण में सफल हो जाए, उसको फिर और किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है। वो ऑपरेशन सिंदूर ने करके दिखा दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को हल्का मत समझिए। ये कांग्रेसियों और उनके साथियों के प्रचार में मत आइए कि छोटा मोटा काम कर दिया। ये इनकी समझ से बाहर है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका IQ ऐसा होता है कि उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। अब किसने कहा, चाणक्य ने कहा है या किसी और ने कहा है, मुझे याद नहीं है, कहा कि मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए, आप समय नष्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों की बात पर मैं कहता हूं ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अरे भाई, हमने किसी को तमाचा मारा तो उसको तमाचा मारा कि नहीं, ये उसके गाल पर निशान बताएगा, हमारे हाथ से थोड़े पता चलेगा। तो पाकिस्तान का हमने क्या किया है, ये पाकिस्तान जाकर देख के आइए। आप लोगों के लिए तो बड़ा आसान भी है, आप तो वहाँ जाते हैं कहने के लिए कि मोदी को हटाने में मदद कीजिए। तो ऐसे लोगों के प्रचार में मत आइए। ये जो अपने देश की सेनाओं से सबूत मांगते हों उसकी कार्रवाई की, ऐसे लोग देश के हितैषी नहीं हो सकते। और जो देश के हितैषी नहीं हो सकते, उनकी बात सुनने का या मानने की तो बात बहुत दूर की है, सुनने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।